बच्चों, मैं सीता कुमार स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा अध्याय प्रथम चल रहा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, और जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों का, जिसके तहत हमने अध्ययन किया राष्ट्रकूट वंश का, चोल वंश का और पल्लव वंश का। और अब अंतिम वंश जो लास्ट वंश है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि है चालुक्य वंश। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने देखा दक्षिण भारत के इतिहास के तहत चोलों का शासन बहुत ही पुराना रहा। चोलों के बाद आता है पल्लवों का शासन, जो कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में बहुत ही प्रभावपूर्ण रहे। उसके बाद चालुक्य का शासन पढ़ा जाता है, क्योंकि चालुक्य 6वीं और 7वीं शताब्दी में बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहे। हमने देखा बच्चों कि चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। चालुक्यों की 3 शाखाएं कौन कौन सी थी? बादामी या वातापी के चालुक्य, जिनको मूल शाखा माना जाता है कि ये प्रारंभिक जो थे चालुक्य, उनको क्या कहा गया? बादामी या वातापी के चालुक्य। आगे चलकर एक और शाखा होती है जिसे कहा जाता है वेंगी के चालुक्य। इसके बाद आते उसे पूर्वी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आते हैं वेंगी के चालुक्य के बाद आते हैं कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें पश्चिमी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही इनको हमारी जो पिछली कक्षा है उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया चोलों का शासन था 2री और 3री शताब्दी में। यहाँ इस क्षेत्र में पल्लवों का शासन होता था। पल्लवों का 5वीं और 6वीं शताब्दी में प्रभाव रहा और चोल पल्लवों के यहाँ सामंत के रूप में कार्य करने लग गए। लेकिन आगे चलकर 9वीं शताब्दी में किसने? विजयालय ने वापस से चोल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये सब जानकारी हम प्राप्त कर चुके थे। फिर हमने देखा कि चोलों का किसके साथ संघर्ष चलता रहता है? चोलों का चालुक्य के साथ संघर्ष चलता रहता है। इस दौरान हमने देखा था कि चालुक्य की 3 शाखाएं थी। यहाँ पे ये देखिए, ये जो क्षेत्र बता रखा है, ये क्षेत्र बता रखा है चालुक्य का क्षेत्र, यानी जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कर्नाटक, और ये आगे जो साम्राज्य विस्तार के बाद क्षेत्र हो गया इनका, नर्मदा नदी से दक्षिण का जो क्षेत्र है ये किसका है? चालुक्य का क्षेत्र है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम। चालुक्य 6वीं से 12वीं शताब्दी तक इनका शासन माना जाता है। इनकी 3 शाखाएं थी, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य मूल शाखा थी। इसके वास्तविक संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, और इस शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं कीर्तिवर्मा या कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके बाद आते हैं वेंगी के चालुक्य, और इनका क्षेत्र था आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, इसीलिए इसको पूर्वी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी क्षेत्र, क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था, इसलिए अपने साम्राज्य का जो वेंगी क्षेत्र था वो अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया, और इसी के साथ ही चालुक्यों की वेंगी शाखा की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं कल्याणी के चालुक्य। होता क्या है कि राष्ट्रकूट होते हैं दंती दुर्ग, शासक होते हैं एक दंती दुर्ग, जैसा कि मैंने राष्ट्रकूट के वक्त भी आपको बताया था कि जो ये दंती दुर्ग होते हैं ये चालुक्यों के यहाँ सामंत के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को कमज़ोर शासक पाते हैं तो ये इनको परास्त करके स्वतंत्र हो जाते हैं और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। तो इससे क्या होता है? चालुक्य जो साम्राज्य है वो अब किसके हाथ में आ जाता है? वो अब राष्ट्रकूटों के हाथ में आ जाता है। लेकिन आगे चल कर के तैलप 973 ईस्वी में, यानी 10वीं शताब्दी में वापस से क्या करते हैं? जो राष्ट्रकूटों को हरा देते हैं और किसकी? चालुक्यों की कल्याणी शाखा की स्थापना करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बादामी और वातापी के चालुक्य, जो कि मैंने बताया ये मूल इनका स्थान था। यहाँ ये देखिए, ये बादामी या वातापी। ठीक है, इस जो चालुक्य की ये जो शाखा थी इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए, सबके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। हालांकि हम इनमें से किन्हीं 2 या 3 राजा का ही अध्ययन करेंगे जिनका कि महत्वपूर्ण शासनकाल रहा। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इस
जो ये शाखा थी इसमें कौन कौन से राजा हुए? तो सबसे पहले पुलकेशिन प्रथम, उनके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम, फिर मंगलेश, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन सेकंड। और ये कीर्तिवर्मन को हरा देते हैं कौन? दंतीदुर्ग, और चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर देते हैं और राष्ट्रकूट साम्राज्य की क्या करते हैं? नींव डालते हैं। तो इसमें से हमें याद क्या रखना है? याद सिर्फ इतना रखना है कि वातापी की चालुक्य शाखा के जो संस्थापक थे, बादामी के चालुक्य के संस्थापक थे, वो कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। और अंतिम कौन थे? अंतिम थे कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन सेकंड को कौन परास्त कर देते हैं? दंतीदुर्ग परास्त कर देते हैं। और इसी के साथ ही क्या होता है? चालुक्य की जो बादामी शाखा है वो समाप्त हो जाती है और इसी के साथ ही राष्ट्रकूट साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। आगे देखते हैं बेटो, कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य का जो मूल स्थान है वो वर्तमान केरल का क्षेत्र था। इसके जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनमें तैलप सेकंड, सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम व द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय और अंतिम थे इनमें सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक है, तो इसमें इतना सा याद रखना है कि तैलप सेकंड ने कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। इसके अलावा जो विक्रमादित्य षष्ठ है, जो भी महत्वपूर्ण राजा आएंगे उनको हम एक बार देखेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले चालुक्य वंश, जो कि मूल वंश था, बादामी शाखा, वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं क्योंकि ये ही प्रारंभिक चालुक्य थे। तो इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की। तो चालुक्य वंश की, क्योंकि चालुक्य ये शाखाएं तो बाद में विभाजित होती हैं, पहले तो ओवरऑल एक चालुक्य वंश ही होता है। तो चालुक्य वंश की स्थापना की पुलकेशिन प्रथम ने। और जो ये मूल शाखा थी इसका उदय स्थल था वातापिया बादामी, और ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं संस्थापक पुलकेशिन प्रथम के बारे में। पुलकेशिन प्रथम का कार्यकाल माना गया है 543 से लेके 566 ईस्वी का। ये बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे, या हम कहें कि चालुक्य वंश के ही संस्थापक थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। इनके दो पुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। हालांकि कीर्तिवर्मन प्रथम अगला राजा बनता है, लेकिन कीर्तिवर्मन प्रथम के अवयस्क पुत्र होते हैं। ठीक है, वयस्क पुत्र नहीं होते हैं कि वो राज्य की जिम्मेदारी को संभाल सके। ऐसी स्थिति में मंगलेश अगला राजा बनता है। लेकिन जब पुलकेशिन प्रथम के पुत्र बड़े होते हैं, कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र बड़े होते हैं, तो क्या होता है? उनके पुत्र का नाम पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश की हत्या करते हैं और खुद सत्ता में आ जाते हैं। इसको एक बार और समझिए। पुलकेशिन प्रथम होते हैं, पुलकेशिन प्रथम, इनके दो पुत्र होते हैं। दो पुत्र कौन कौन से होते हैं? कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश। कीर्तिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अवयस्क पुत्र होने की स्थिति में अब कौन बैठते हैं गद्दी पर? मंगलेश बैठते हैं। लेकिन जब कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर देते हैं और सत्ता पर खुद बैठ जाते हैं। तो अब सत्ता पर कौन आ गया? पुलकेशिन द्वितीय आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के कार्यकाल की, जो कि है 608 से लेकर 642 ईस्वी का। और ये चालुक्य वंश के शासकों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक किया। अपने इतने विशाल साम्राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए अपने साम्राज्य का व्यंगी क्षेत्र इन्होंने अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। और आगे चल कर के विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होने के बाद उसको अलग शाखा के रूप में, चालुक्य की व्यंगी शाखा के रूप में स्थापित करते हैं। ऐहोल शिलालेख के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये वही पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ये हमने हर्षवर्धन के साम्राज्य के दौरान भी पढ़ा था कि हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तर भारत पे अपने शासन स्थापित किया था, लेकिन जब वो दक्षिण भारत पर आक्रमण करते हैं तो चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय उनको नर्मदा नदी के तट से आगे नहीं बढ़ने देते। और ये जानकारी प्राप्त होती है हमें ऐहोल के शिलालेख से। कौन से शिलालेख से बच्चों? ऐहोल के शिलालेख से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के काल से ही चालुक्य में और पल्लव में टकराव शुरू हो जाता है। और इसमें
ये क्या करते हैं पुलकेशिन द्वितीय, पल्लव वंश के जो राजा होते हैं, जो कि हमने पल्लव वंश में भी पढ़ा था, महेंद्र वर्मन प्रथम, तो ये उनको हरा देते हैं और उनके राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम इस हार का बदला लेते हैं और पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। साथ ही इनकी राजधानी वातापी पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं और वातापी कोण की उपाधि धारण करते हैं, जो कि हमने देखा पल्लव वंश के दौरान। तो ये पुलकेशिन द्वितीय को कौन, नरसिंह वर्मन बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। आगे चलते हैं। जैसे हमने देखा था कि चीनी यात्री हेनसांग पल्लवों के वंश में आया था 640 ईस्वी में, तो वो सेम चीनी यात्री हेनसांग 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आए थे, यानी चालुक्य के शासन में भी आए थे। तो हेनसांग हर्षवर्धन के साम्राज्य में भी आए थे, साथ ही पल्लवों के साम्राज्य में भी आए थे और चालुक्य के साम्राज्य में भी आए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम की। इन्होंने चालुक्य की शक्ति को दोबारा से स्थापित किया। कैसे? क्योंकि पल्लव के राजा ने क्या किया था, पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से पराजित किया था और राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था। तो अब ये बदला लेते हैं, कौन, विक्रमादित्य प्रथम। ये क्या करते हैं, पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को बुरी तरह से पराजित करते हैं और अब उनकी राजधानी कांची पर, पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार कर लेते हैं। तो इनका ये संघर्ष चलता रहता है, किस किस का, पल्लवों का और किसका, चालुक्य का, चालुक्य की वातापी शाखा का। लेकिन जब आगे चलेंगे ना कल्याणी शाखा में, तब हम देखेंगे कि चालुक्य का और चोलों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो दो शक्तिशाली जो राजवंश होते हैं उनमें टकराव की स्थिति बनी जाती थी, क्योंकि साम्राज्य का दोनों को ही विस्तार करना होता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं वातापी शाखा के जो अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय को। तो इनका कार्यकाल 746 से 757 माना जाता है। इनके सामंत होते हैं, उनका नाम होता है दंती दुर्ग, और ये कीर्तिवर्मन द्वितीय को यानी राजा को हरा देते हैं और दक्षिण में चालुक्य की सत्ता को समाप्त करके राष्ट्रकूटों का साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चालुक्य की वातापी शाखा के अंतिम शासक कौन थे, कीर्तिवर्मन द्वितीय थे, और इनको किसने पराजित किया, दंती दुर्ग ने पराजित किया। और किसकी स्थापना की, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब बच्चों बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य की। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य को जो शाखा किसने, दंती दुर्ग ने समाप्त कर दी थी, उसको समाप्त करके उन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब उन्हीं चालुक्य में से एक राजा आते हैं, क्या नाम होता है, तैलप। अब वो क्या करते हैं, राष्ट्रकूट को समाप्त करते हैं और वापस से अपना साम्राज्य प्राप्त करते हैं, और इसको अब जाना जाएगा कल्याणी के चालुक्य के नाम से। ठीक है, तो चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक करक द्वितीय को हराते हैं और दोबारा से चालुक्य राज्य की स्थापना करते हैं। और अब ये जो नया चालुक्य राज्य आएगा, इसका कार्यकाल रहता है, इसकी समय अवधि रहती है 973 से लेके 1200 ईस्वी तक। तो जो कल्याणी के चालुक्य हैं उनके संस्थापक कौन थे, तैलप द्वितीय, और वो किसको पराजित करते हैं, करक द्वितीय को, राष्ट्रकूट शासक करक द्वितीय को पराजित करते हैं और चालुक्य वंश की दोबारा से स्थापना करते हैं, चालुक्य साम्राज्य को दोबारा से स्थापित करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने चर्चा की कि जो बादामी शाखा थी उनका संघर्ष किससे चलता रहता था, पल्लवों के साथ, और जो अब ये नई शाखा आती है, अब इनका संघर्ष चलता है चोलों के साथ, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कौन उभर के आ जाता है, चोल उभर के आ जाते हैं। पढ़ा था ना हमने कि 9वीं शताब्दी में चोलों का दोबारा से उदय होता है विजयालय के समय, और फिर राजराजेश्वर प्रथम आते हैं, राजेंद्र प्रथम आते हैं, तो चोल एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहे होते हैं। तो अब चोल चालुक्य का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कल्याणी के चालुक्य राजा का चोल शासकों के साथ लंबा संघर्ष चलता है। चोल नरेश राजराज चालुक्य नरेश सत्याश्रय को पराजित करते हैं। इस पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम कोप्पम के युद्ध में चोल नरेश राजाधिराज को हरा करके इस अपमान का बदला लेते हैं और राजाधिराज का वध कर देते हैं। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। कैसे कि चोल शासक राजेंद्र सेकंड वापस से अपनी इस हार का बदला लेते हैं और कुंडल संगमम के युद्ध में क्या करते हैं, चालुक्य को पराजित कर देते हैं। तो इस तरह से इनका आपस में संघर्ष चलता रहता है। अब बात करते हैं कल्याणी शाखा के महत्वपूर्ण राजाओं की। तो उनमें से एक राजा है विक्रमादित्य षष्ठ। ये 7वें नरेश थे कल्याणी शाखा के। इनको विक्रमांक के नाम से भी जाना जाता है।
कल्याणी के चालुक्य में सबसे प्रतापी शासक थे। इन्होंने कांची पर अधिकार किया। कांची क्या थी? पल्लवों की राजधानी है ना, कावेरी जो हमने देखा था कांची, तो ये कांची पर अधिकार करते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध कवि विल्हण को भी क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ये वो ही विल्हण है जिन्होंने विक्रमादित्य के जीवन पर क्या लिखा था? विक्रमांक देव चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि विल्हण, यहाँ पे ये विल्हण है, कवि विल्हण को किस राज दरबार में संरक्षण मिला था? तो चालुक्य की कल्याणी शाखा में। और किसके समय में? विक्रमादित्य षष्ठ के समय में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिताक्षरा के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर भी किसके दरबार में थे? वो भी विक्रमादित्य षष्ठ के ही दरबार में थे। और मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है हमारा। मिताक्षरा क्या है? हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ है जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। और अब बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक की। तो कल्याणी के चालुक्य जो थे उनके अंतिम शासक थे सोमेश्वर चतुर्थ, और जिनका कार्यकाल रहा 1184 से 1200 ईस्वी तक। वातापी और कल्याणी के चालुक्य की अगर हम स्थापत्य कला देखें तो उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, साथ ही उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी आश्रय प्रदान किया। तो बच्चों इतना ही चालुक्य वंश में हमने देखा, उनकी 3 शाखाओं के बारे में, महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। अभी हमारे दक्षिण भारत के राजवंश की जो सीरीज चल रही थी ये समाप्त होती है। अगले कक्षा में हम मिलेंगे विदेशी आक्रमणकारियों के साथ। धन्यवाद।